हेलो प्यारे बच्चों, गुरु कृपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेटा, आपने नीट की पूरी तैयारी कर ली होगी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देने जाते समय कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि एक बार क्विक सा रिवीजन और हो जाए। इसीलिए हम 11th क्लास के सारे फॉर्मूले का रिवीजन सीट एक लेकर के आए हैं। आप साथ साथ फॉर्मूला बोल करके या अपने मन में सोच करके सारे फॉर्मूले एक बार हमारे साथ वापस रिवाइज कर लीजिए। हम चैप्टर वाइज फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे बेटा, सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है वेक्टर। वेक्टर से हालांकि एग्जाम में मेन सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी वेक्टर के कंसेप्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आते हैं। जैसे सबसे पहले हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, तो वेक्टर एडिशन में एक तो लॉ ऑफ ट्रायंगल आपको आता होगा, ट्रायंगल आप बना लेते हैं और जो दो साइड सेम ऑर्डर में है और जो तीसरी साइड ऑपोजिट ऑर्डर में है वो उनके रिजल्टेंट को बताती है। फॉर्मूले वाइज बात करें तो हम कहते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो आता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट का एंगल है, जैसे P से एंगल देखेंगे तो हम कहेंगे कि Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। और दूसरा इसी में अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो P माइनस Q जैसे मान लीजिए आपको करना हो तो P माइनस Q कैसे करते हैं, P में आप माइनस Q को ऐड कर दीजिए, यानी Q को माइनस Q से जब रिप्लेस कर देंगे ना तो वो P माइनस Q का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद अगर हम कॉम्पोनेंट में डिवाइड करने की बात करें तो कॉम्पोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, अगर उसको 2D कॉम्पोनेंट में हमें डिवाइड करना है तब तो हम क्या लिखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है और कोई ए वेक्टर है तो हम लिख देते हैं ए कोस थीटा, और वाई एक्सिस के साथ लिख देते हैं ए साइन थीटा। कब? जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया हो। और दूसरा, अगर आपको 3D में किसी वेक्टर को रिजोल्व करना है तो आप उसको लिख देते हैं एक्स एक्सिस वाला जो कॉम्पोनेंट है उसको लिखते हैं ए कोस अल्फा, वाई एक्सिस वाले को लिखते हैं ए कोस बीटा और जेड एक्सिस वाले को लिखते हैं ए कोस गामा। यहाँ कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा जो हैं उनको डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। एक यहाँ लामीज थ्योरम के और सवाल पूछे जाते हैं कि अगर एक ही पॉइंट से 3 वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं और तीनों का अगर रिजल्टेंट मिलकर के आपको 0 करना है तब आप कह देते हैं कि एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बाकी के दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन, यानी a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा और c अपॉन साइन गामा जब आप कर देते हैं ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। लामीज थ्योरम भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद वेक्टर में ही हम कहते हैं एक तो स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a वेक्टर और b वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं ab cos थीटा, और इसी में आप ax को जो है वो bx से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, ay को by से और az को bz से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दो वेक्टर्स के बीच में अगर दो i कैप j कैप k कैप में वेक्टर दिए गए हैं तो उनके बीच में एंगल भी इसी से हम निकाल लेते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ab cos थीटा होता है, तो हम कह देते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। और a डॉट b और b डॉट a जो है ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का तो कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट करते समय एक तो हमें डिटरमिनेंट बना लेना होता है और डिटरमिनेंट बनाकर हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब आप a क्रॉस b करते हैं तो वो आता है a b साइन थीटा n कैप। n कैप जो है वो एक नॉर्मल वेक्टर है जो a के भी परपेंडिकुलर होता है और b के भी परपेंडिकुलर होता है, और इसीलिए हम कह देते हैं कि अगर a क्रॉस b करेंगे और b क्रॉस a करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो माइनस में b वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है वो माइनस में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। इसी में कभी डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो एडिशन के मैग्नीट्यूड के बराबर करके आपसे कई प्रकार के सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं। हालांकि एग्जाम में सवाल नहीं आता, लेकिन अलग अलग चैप्टर में जो है वो इसके कंसेप्ट यूज कर लिए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें 1D आता है। 1D में बेटा सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम कैसे बताते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे बताते हैं, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो फॉर्मूले वाइज सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो आता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसमें मान लीजिए आपको डिस्टेंसेस दे रखी हैं और टाइम्स दे रखे हैं, तो टोटल डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दीजिए। लेकिन कभी कभी सवाल क्या होता है कि कहता है इस टाइम इंटरवल में इतनी स्पीड से चला, इस टाइम इंटरवल में इतनी स्पीड से चला, तब आपको क्या कर देना है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए v1 t1 प्लस v2 t2
और अपॉन t1 प्लस t2 टोटल टाइम। और कभी कभी क्या कहता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसने v1 वेलोसिटी से और d2 डिस्टेंस जो है वो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करी, तब हम क्या करते हैं कि ऊपर तो d1 प्लस d2 प्लस d3 कर देते हैं, लेकिन नीचे टाइम लिखने के लिए हम लिखते हैं d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। अब इसी में जो स्टैंडर्ड केस आते हैं जिसमें आपसे ये कहता है कि हाफ हाफ टाइम एक बार v1 से चला एक बार v2 से चला, तो हम जो एवरेज स्पीड है वो v1 प्लस v2 बाई 2 कह देते हैं। और दूसरा आपसे कहता है हाफ हाफ डिस्टेंस अगर वो v1 और v2 से चला है तब हम कह देते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वो आती है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी या फिर डी एस बाई डी टी। वैसे ही एक्सेलरेशन निकालें तो आता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या यूं कह दें कि डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर हम कह देते हैं। और एक्सेलरेशन का तो एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, कौन सा, v dv बाई ds। इसी के बाद हम कहते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने का सीधा तरीका होता है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। अब इसी में दो केसेस के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, एक बार तो तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और एक बार तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as और n सेकंड वाला फॉर्मूला u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। लेकिन मान लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम डिपेंडेंट है या s पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है, तब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले लगाते हैं कि जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो dv बाई dt कर दो और वेलोसिटी निकालना हो तो a डॉट dt कर दो। वैसे ही वेलोसिटी निकालनी हो तो ds बाई dt कर दो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो v डॉट dt का इंटीग्रेशन कर दो। एक वो वाला जो फॉर्मूला आता है कि a इक्वल्स टू v dv बाई ds, इसमें आप v डॉट dv का इंटीग्रेशन एक तरफ करेंगे, a डॉट ds का इंटीग्रेशन एक तरफ करेंगे, तो इधर तो v स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा और उधर जो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे वहां से आपका आंसर बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, है ना, वो वाला जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उसमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ही लेंगे, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम देख सकते हैं। इसके बाद जो ग्राफ वाले सवाल आते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी का देता है, वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को देता है, और एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ है उसका जो एरिया है वो वेलोसिटी में चेंज को देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो देता है डिस्प्लेसमेंट को। इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसी में अगला पॉइंट जो मोशन अंडर ग्रेविटी आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करना होता है, आपको यही इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है। और इसी में अगर नीचे की तरफ वाली डायरेक्शन की बात करें तो उसको सारे पैरामीटर्स नेगेटिव लेने, ऊपर की तरफ वाली डायरेक्शन की बात करें तो सारे पैरामीटर आपको पॉजिटिव लेने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आपको कुछ स्टैंडर्ड चीजें कि जैसे फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, यानी ईच सक्सेसिव सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का जो रेशियो है 1357 वाला वो याद रखना है, और टोटल 1 सेकंड में, टोटल 2 सेकंड में, टोटल 3 सेकंड में वो 14916 वाला रेशियो भी बेटा आपको याद रखना है। इसके बाद 1D में ही एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट सिंपल सा है कि आपको अगर VAB लिखा है इसका मतलब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू बी, जो आएगा VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, और वेक्टर एडिशन करना हम जानते हैं। अब इसी में जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट पे ही दो प्रकार के सवाल 1D में और पूछे जाते हैं। एक तो रेनमैन प्रॉब्लम पूछी जाती है। रेनमैन प्रॉब्लम में क्या करना होता है, आपको ट्राइंगल से मोस्टली सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें आपको VM वेक्टर, बेटा ये वाला VM वेक्टर जो है ये आपको बनाना होता है। VM वेक्टर जब बनाएंगे तो अब आपको जब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है तो VR माइनस VM करना है, इसलिए मैन को उल्टा कर दो डायरेक्शन, जैसा कि हमने वो ट्रायंगल वाले डायग्राम में दिखा रखा है ना। और उसके बाद आपको रेन की वेलोसिटी और रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन दिखा देनी है, तो ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल को सॉल्व करना हमें बड़ी आसानी से आता है। इसके बाद रिवर मैन वाली जो प्रॉब्लम होती है, रिवर मैन वाली प्रॉब्लम में दो केसेस आपके पास बनते हैं कि एक तो वो मिनिमम डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करना चाहता है और दूसरा मिनिमम टाइम में वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है। जब मिनिमम डिस्टेंस में क्रॉस करना चाहता है तो उसको ऑब्वियसली सामने वाले पॉइंट पे पहुंचना है, तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि बता उसको किस एंगल पर क्रॉस करना चाहिए, किस एंगल पर उसको तैरना स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ तो हमने ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला लिखा है, हम कोस थीटा की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, और दूसरा उसको टाइम कितना लगेगा वो फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है। साथ में मिनिमम टाइम वाले केस में अब सबसे पहले तो आपसे ये पूछता है कि बता मिनिमम
टाइम वाले केस में उसको किधर तैरना चाहिए, तो उसको अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगाने चाहिए वो सामने वाले पॉइंट की तरफ लगाने चाहिए। हालांकि रिवर जो है वो उसको फ्लो करवा के आगे ले जाएगी, लेकिन मिनिमम टाइम उस केस में लगेगा जब वो अपनी तरफ से 90 डिग्री एंगल पे जो है वो क्रॉस करना स्टार्ट करता है। इसमें बेटा एक विशेष बात याद रखना कि अगर रिवर की स्पीड जो है वो ज़्यादा है और मैन की स्पीड अगर कम है तो वो कभी भी सामने वाले पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा, उसमें वो मिनिमम डिस्टेंस वाला केस हम डिस्कस नहीं करते हैं। ये वनडी के बारे में कुछ बातें हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वनडी से मेनली जो सवाल हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से या मोशन अंडर ग्रेविटी से ही पूछे जाने हैं, तो ये सारी इक्वेशंस कैसे लगती हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो बेटा अगला हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन में 2 प्रकार के बेटा सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो जनरल 2D का सवाल बनता है। जनरल 2D का सवाल का मतलब क्या है कि उसमें आपको एक 2D मोशन देगा, हमें क्या करना होता है उस सवाल को सॉल्व करने के लिए उसके 2 कंपोनेंट कर लेने होते हैं। जैसे x वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का अलग कर लिया, y वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का अलग कर लिया, एक्सेलरेशन का भी x वाला कंपोनेंट अलग कर लिया और y वाला कंपोनेंट अलग कर लिया, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके और हमने x और y को सॉल्व कर लिया, और लास्ट में जो है वो हम उसको वापस ऐड कर देते हैं इक्विवेलेंट बनाने के लिए। मेनली इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल पूछे जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा सिंपल से फॉर्मूले हैं इसमें। अगर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में तो जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u sin थीटा अपॉन g, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका फॉर्मूला हम कैसे निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अच्छा, इसी में अगर कोई और सवाल आपसे जो फॉर्मूला बेस नहीं है पूछ लिया जाता है, तब भी आपको क्या करना होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है उसको u cos थीटा ले लेते हैं, जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है उसको u sin थीटा ले लेते हैं। u cos थीटा जो है वो तो कभी चेंज नहीं होता, और जो u sin थीटा है वो ग्रेविटी के इफेक्ट में चेंज होता है, पहले डिक्रीज होता है और बाद में u sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो वापस इंक्रीज होने लगता है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तो किसी स्पेसिफिक हाइट से हम हॉरिजॉन्टल में फेंकते हैं, मान लीजिए u स्पीड से, तो उसको नीचे आने में तो जो टाइम लगता है वो √2h/g लगता है, और इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि u थी उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रेंज आ जाती है। अब इसमें कई बार ऐसा सा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि एक को तो मैंने u स्पीड से हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया और एक पार्टिकल को मैंने रिलीज कर दिया, तो बता दोनों में से जल्दी कौन पहुंचेगा, लेट कौन पहुंचेगा। तो हम कहते हैं कि दोनों को ही नीचे पहुंचने में जो टाइम है वो √2h/g लगता है, इसलिए दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। लेकिन दोनों की स्पीड का ऑर्डर अगर हम बात करें तो जिसको रिलीज किया था उसकी तो स्पीड कम, क्योंकि उसके पास इनिशियली कोई स्पीड ही नहीं थी, और दूसरा जिसको हमने हॉरिजॉन्टल में फेंका था u स्पीड से, उसकी स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा मिलती है। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन में से फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, सारे फॉर्मूले एक बार आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है और साथ में फ्रिक्शन। जैसे सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम फर्स्ट लॉ की बात करने से पहले इसमें इनर्शिया की बात करते हैं। एक तो इनर्शिया से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनमें हम ये बता देते हैं कि जो रेस्ट में है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इस प्रकार की बातें हम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो इनर्शिया है वो मास डिपेंडेंट चीज होती है। दूसरा, अब यहाँ मोमेंटम से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो वैसे तो हम जानते हैं कि मोमेंटम P = mv होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी रिलेशन हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी = p²/2m होता है। दूसरा, यहाँ से अगर सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट तो हम जानते हैं कि जो चेंजिंग रेट इन लीनियर मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, तो F = हम dp/dt कह देते हैं, और डेल्टा P निकालने के तरीके आपको आते हैं। dp/dt को जब सॉल्व करते हैं तो या तो यहाँ से आप F = ma लिख सकते हैं, या फिर m × dv/dt लिख सकते हैं, या v × dm/dt लिख सकते हैं, जैसे रॉकेट वाले केस में होता है ना, वो वाली चीज। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एक तो इसमें बेटा वो लिफ्ट वाले जो सवाल आते हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मास m है, तो उसका जो वेट है वो नॉर्मल कंडीशन में हम mg लिखते हैं, लेकिन मान लीजिए वो किसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट में है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर होने का मतलब बेटा ये नहीं है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, हो सकता है लिफ्ट नीचे जा रही है और रिटार्ड हो रही हो। आपको ये देखना है कि एक्सेलरेशन ऊपर है कि नीचे, लिफ्ट किधर जा रही है इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तब तो आप लिख देते हैं उसका अपेरेंट वेट लिख देते हैं m × g + a।
और लिफ्ट का अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तब आप लिख देते हैं m इंटू जी माइनस ए, और अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सीलरेशन नहीं है, तो उसका जो वेट है वो आप mg के बराबर ही लिखते हैं। एक इसमें पुली वाले सवाल आते हैं। पुली वाला जो सिंपलेस्ट सवाल है उसमें एक तरफ m1 मास होता है, दूसरी तरफ m2 मास होता है, तो आपको m1g माइनस m2g यानी जो मास ज्यादा है उसमें से कम वाला m1g माइनस m2g, ये तो नेट फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 कर देते हैं, और यहीं से आप टेंशन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं जो हमने यहाँ लिख करके दिया है। फिर इसी में एनएलएम में अगर आगे चलें तो आगे बात आती है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन, सबसे पहली बात तो आपको फ्रिक्शन के बारे में याद होना चाहिए कि फ्रिक्शन जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स है और हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो फ्रिक्शन होता है और दूसरा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को दोनों को मिला करके दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और वो फ्रिक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए आप सीधा लिख देते हैं tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। दूसरा एंगल ऑफ रिपोज, कहीं कहीं नाम आता है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो इंक्लाइंड इंक्लिनेशन का वो वाला एंगल जहां तक जो ऑब्जेक्ट है वो खुद से फिसलने नहीं लग जाए उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और जनरल कंडीशन में जो एंगल ऑफ रिपोज है वो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू से निकाल लिया जाता है। फिर इसी में एक वो वाला सवाल आता है, जैसे थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल आपने देखा होगा कि किसी छोटे ब्लॉक को पुल करना आसान होता है और पुश करना जो है वो मुश्किल होता है। जैसे कि हमने फॉर्मूला लिखा उसमें आप देख सकते हैं कि जो पुल वाला है वो फोर्स तो कम है और जो पुश वाला है वो फोर्स ज्यादा है। आपसे कई बार पूछ लिया जाए कि बता ऐसा क्यों, तब आप कहेंगे कि जब हम पुश करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है जिससे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है, लेकिन जब पुल करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाती है जिससे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी कम हो जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता है F डॉट ds। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो आप सीधा F इंटू एस भी कर सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार से आप वर्क डन निकालते हैं। अगर फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, एफ एस कोस थीटा कर देंगे। लेकिन अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको पाथ लेंथ लेनी होती है, फोर्स इंटू पाथ लेंथ आपको करना होता है। दूसरा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कर्व है उसका एरिया भी किसको बताता है, वर्क डन को बताता है। इसी में दूसरी चीज जो है वो काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर से दी जाती है या पी स्क्वायर बाई 2m से देते हैं। तीसरा, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक तो आपको बेटा बात ये याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से, जैसे कि ग्रेविटी में जो आप लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वो mgs लिखते हैं। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स के लिए आप लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। और जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन की बात है तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है किसी प्रोसेस में, लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है। दूसरा, इसमें मेनली जो सवाल हैं, देखो एक तो आपसे वर्क कैलकुलेट करने के जो जनरल सवाल हैं वो पूछ लिए जाएंगे कि फोर्स दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, या कोई फोर्स की इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे देगा, उससे वर्क डन आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा जो सवाल है नेट वर्क डन के वो वर्क एनर्जी थ्योरम से पूछे जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे, हम जानते हैं कि टोटल वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब या तो आपको वेलोसिटी वगैरह दे करके टोटल वर्क डन ही पूछ लेता है, या फिर क्या करता है दो तीन फोर्स देगा, जैसे कि ग्रेविटी दे दिया, कुछ एक दो रिएक्शन फोर्स दे दिया और टेंशन दे दिया। अब इसमें दो तीन फोर्सेस का तो फोर्स की वैल्यू भी होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी होगी, और कहेगा कि जो अननोन वाला फोर्स है उसका वर्क डन निकाल, तो अननोन वाले फोर्स का वर्क डन हम जोड़ देते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देते हैं, तो अननोन वाला वर्क डन हमारे पास आ जाता है। इसी के बाद जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की तो हमने बात की कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्व रहती है, वरना तो कंजर्व नहीं रहती है। अगली बात हम करें पावर की, तो पावर हम कैसे बता देते हैं, कहते हैं जी पावर अगर हमें निकालनी हो तो जो एवरेज पावर है वो तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम करते हैं, और इंस्टेंटेनियस जो पावर है वो हम निकालते हैं F डॉट V से, डॉट प्रोडक्ट फोर्स और वेलोसिटी का करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास आ जाती है। इसी में एक जो वाटर जेट का फोर्स है वो वाला फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए कि वाटर जेट अगर कहीं काम कर रही है तो रो ए वी स्क्वायर जो है वो काम करता है। और दूसरा जो है वो पावर डिलीवरी की रेट, जैसे कभी कभी
जो सवाल आ जाते हैं कि विंड चल रही है या विंड मिल से कितनी पावर जो है वो ट्रांसमिट होती है, तो पावर जो ट्रांसमीटर है वो तो कितना देता है, रो ए वी क्यूब देता है, लेकिन चेंजिंग रेट इन काइनेटिक एनर्जी या जो लेने वाला है उसको कितनी मिलती है, उसमें हाफ लग जाता है बेटा, हाफ रो ए वी क्यूब वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। दूसरा, इसी में एक स्टैंडर्ड सवाल वो वाला और बनता है कि एक टेबल है, टेबल के नीचे एक जो है वो चेन लटकी हुई है और 1/nth पार्ट ऑफ चेन जो है वो नीचे लटका हुआ है, तो बता चेन को पूरा ऊपर पुल करने में कितना वर्क डन होगा, तो उसके लिए हमें याद है mgl डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। दूसरा, इसमें कोलिजन के सवाल बनते हैं। कोलिजन के कौन से सवाल बनते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड केस वाले। एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड सवाल यहां बन सकते हैं कि हम कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम इनिशियल और लीनियर मोमेंटम फाइनल जो है वो बराबर होता है। दूसरा, जैसे इसी में स्टैंडर्ड केस होता है टू पार्टिकल सिस्टम वाला। टू पार्टिकल सिस्टम वाला कैसे, जैसे कि गन बुलेट सिस्टम। इसमें आपसे जैसे मान लीजिए पहले गन जो सिस्टम है वो रेस्ट में था, या पहले कोई बॉम्ब था जो रेस्ट में था और बाद में 2 फ्रेगमेंट में ब्लास्ट हो गया, तो यहां बेटा वेलोसिटी का रेशियो भी वही आता है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी वही आता है। क्या आता है, मास के इनवर्स रेशियो में, कि v1 by v2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाई काइनेटिक एनर्जी सेकंड इक्वल्स टू m2 डिवाइडेड बाई m1। बाकी भी मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल जो हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कोलिजन के लिए है बेटा, एक जैसे इनइलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए 3 फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनइलास्टिक वाला एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास m1 माइनस ई एम टू अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में u1 और साथ में ये आ जाता है 1 प्लस ई एम टू अपॉन m1 प्लस m2 u2। अब इसी फॉर्मूले को अगर आपको v2 के लिए बनाना है तो m1 और m2 को इंटरचेंज कर दो, u1 और u2 को इंटरचेंज कर दो। इसी को परफेक्टली इलास्टिक के लिए बनाना है तो e की वैल्यू बेटा 1 पुट कर दो, और इसी को अगर परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए बनाना है तो e की वैल्यू आप 0 पुट कर दो। ये एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो तीनों का काम हमारा स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा। फिर तीसरा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होती है उसमें कितनी एनर्जी लॉस होती है उसके बारे में एक फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। तो कितनी एनर्जी लॉस होती है परफेक्टली इनइलास्टिक में, वो होती है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और जैसे इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं तो 1 माइनस ई स्क्वायर भी लगा दो, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो e की वैल्यू हम 0 कर देते हैं और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ऐसा ही डिट्टो एक फॉर्मूला जो है वो कैपेसिटर में बनता है। कैपेसिटेंस, जब 2 कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं तो कितनी एनर्जी लॉस होती है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ भी, ये फॉर्मूला भी वैसा ही है, इसी को आप वहां भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेटा एक बार आप रोक करके और वापस याद कर लीजिए सारे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आता है इसमें सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक तो आपको लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के कंपैरिजन में, जैसे लीनियर मोशन में हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, वहां एक्सेलरेशन तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, और वहां डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। जैसे v इक्वल्स टू ds बाई dt होता है, वैसे ही यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू d थीटा बाई dt होता है। जैसे a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, वैसे ही यहाँ अल्फा इक्वल्स टू d ओमेगा बाई dt होता है। दूसरा, जैसे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे कि v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, यहाँ होता है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा t। वैसे ही तीनों इक्वेशन जो है वो आप यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं। यहाँ जो मेनली हम गलती करते हैं, एक तो सबसे पहले वो गलती वाली तो बाद में आएंगे, पहले इसमें एक बताता हूँ कि जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 पार्टिकल चल रहे हैं, तो एक पार्टिकल जिसकी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, उसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लीजिए और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। सबसे ज्यादा जो हम गलती करते हैं वो एक्सेलरेशन वाले पोर्शन में करते हैं, क्योंकि यहाँ बेटा 2 टाइप के एक्सेलरेशन डिफाइन होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब हम नेट एक्सेलरेशन निकालने की बात करते हैं तो हमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों का वेक्टर एडिशन करना होता है। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो कि v स्क्वायर अपॉन r होता है या ओमेगा स्क्वायर r होता है, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें होगा, और वो हमेशा हमेशा जो है वो टेंजेंट के अलोंग होता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। कई बार तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि बता नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता, तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप टेंजेंशियल और जो सेंट्रीपिटल है उनके बीच में कहीं ना कहीं बना देते हैं। टेंजेंशियल अगर नहीं है तो फिर सेंट्रीपिटल ही नेट एक्सेलरेशन हो जाता है, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लेते हैं नेट एक्सेलरेशन हम निकालने के लिए। अब देखो इसमें सर्कुलर मोशन में 2 केस आते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के लिए तो हम कोनिकल पेंडुलम पढ़ते हैं। कोनिकल पेंडुलम के लिए सीधा अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो मान लीजिए वो जो रोप थीटा अगर एंगल बना रही है वर्टिकल से, तो हम आरजी 10 थीटा
हम कह देते हैं इसको, और आर जी टेन थीटा इसकी वेलोसिटी होती है। इसका टाइम पीरियड निकालना हो तो 2πr डिवाइडेड बाई v कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूला स्लाइड में दिखा रखा है, आप पोज करके इसको देख सकते हैं। फिर अगला सर्कुलर मोशन में ही अगर हम बात करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम कहते हैं कि सबसे पहले जैसे बॉटम से अगर हमें स्टार्ट करना हो तो हमें कम से कम √5gl इसको वेलोसिटी देनी होती है, ताकि ये सारा का सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट कर सके। यहाँ जो T1 T2 T3 लिखे हैं, ये T1 T2 T3 कहाँ के टेंशन है? एक जो T1 है वो सबसे बॉटम का टेंशन है, जो T2 है वो 90 डिग्री एंगल जब ये बनाता है ना वर्टिकल से तब टेंशन है, और जो T3 है वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंशन है। अब इसमें अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तब आप कहेंगे कि बॉटम पर टेंशन सबसे ज्यादा है, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो टेंशन थोड़ा कम हो गया, और वर्टिकल पोजीशन में जब ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला जाता है तो टेंशन जो है वो सबसे कम हो जाता है। अब आपको ऊपर का और सबसे नीचे का जो टेंशन का डिफरेंस है वो तो याद ही है कि टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे जो टेंशन का डिफरेंस होता है वो 6 mg होता है। आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से भी पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन का और बॉटम का और हॉरिजॉन्टल पोजीशन और टॉप का जो डिफरेंस है वो 3 mg के बराबर होता है। फिर इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड केस कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक तो देखो जो सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं कि जैसे नीचे मान लीजिए मैंने यू वेलोसिटी दी, तो बता जब ये इतना एंगल पर आ जाएगा वर्टिकल से तो कितनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वाले जो सवाल हैं वो तो आप डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, या जो एनर्जी कंजर्वेशन है उससे भी कर सकते हैं, एक ही बात होती है। फिर दूसरा इसमें कई स्टैंडर्ड केस आपसे बनते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने √5gl से ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, तो उस केस में तो क्या होता है वो सर्कल कंप्लीट भी कर लेता है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के टेंशन जीरो भी नहीं होता, नॉन जीरो टेंशन रहता है। लेकिन √5gl नेट से फेंका तो क्या होता है कि वो सर्कल तो कंप्लीट कर पाएगा क्रिटिकल सिचुएशन में, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर के एक मोमेंट के लिए उसका जो टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। एक बार तो कंफ्यूज करने के लिए नीट में इतना सा सवाल पूछ लिया था कि बता मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए जिससे कि ये सर्किल को कंप्लीट कर सके। अब उसमें ये तो नहीं बोला था कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी चाहिए, तो आंसर उसका ये होना था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम चाहिए होती है जो कि √gl होती है। फिर दूसरा आप यहीं से कह देते हैं कि √5gl और √2gl के बीच में अगर कहीं वेलोसिटी है तो वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन तक नहीं जा पाएगा, यहीं से हॉरिजॉन्टल कंडीशन से पहले कहीं वापस मुड़ जाएगा और ये ऑसिलेट करने लगेगा, मतलब सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा नहीं ये। और उसके बाद हम कहते हैं कि √2gl से अगर ज्यादा वेलोसिटी है तो ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आके हॉरिजॉन्टल कंडीशन से भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा और यहां जाकर के कहीं टेंशन जीरो होगा तो ये पैराबोलिक पाथ पर आएगा, इसका मतलब ये सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा बेटा। ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो आपको सर्कुलर मोशन में याद रखनी चाहिए। दूसरा सर्कुलर मोशन में ही कुछ सवाल और आते हैं, जैसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की साइक्लिस्ट को सेफेस्ट मूव के लिए कितना बेंड होना चाहिए, तो tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg वाला फॉर्मूला होता है। दूसरा जो सेफ स्पीड होती है, ऑप्टिमम स्पीड होती है किसी कार की बैंक्ड रोड पर, वो होती है √ में rg tan थीटा, और एक वो फॉर्मूला कि जिसमें रोड की बैंकिंग भी है और साथ में आप फ्रिक्शन भी अकाउंट में ले रहे हैं, वो फॉर्मूला भी हमने सबसे नीचे लिख रखा है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इसको देख करके जाना बेटा। फिर अगला जो है वो सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास में 2-3 प्रकार के सवाल। एक तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करें। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है, जैसे मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है तो m1x1 + m2x2 + m3x3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट और वैसे ही z कोऑर्डिनेट। दूसरा इसी फॉर्मूले को रेप्लिकेट करके आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता सकते हैं और इसी फॉर्मूले को रेप्लिकेट करके आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता सकते हैं। तो अलग अलग कोई पार्टिकल सिस्टम उसका तो सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका है। बाकी ये कुछ कंपोजिट बॉडी मैंने दिखा रखी है इसमें, तो ये कंपोजिट बॉडी के भी जो सेंटर ऑफ मास है उनकी लोकेशन बेटा हमें पता होनी चाहिए। एक बार आप रोक करके देख लेना, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के सवाल कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। दूसरा हम इसमें सेंटर ऑफ मास में ये कहते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास की जो है वो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। वो कई सवाल आपने किए होंगे कि एक नाव है, नाव पर 3 व्यक्ति खड़े हैं, एक वो 2 व्यक्ति खड़े हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्वैप कर लिया, तो बता सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा। आप कहते हैं ना सेंटर ऑफ मास तो जो है वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए नाव जरूर थोड़ी सी डिस्प्लेस हो सकती है और वो डिस्प्लेसमेंट हम सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर दूसरा इसी में हमसे पूछा जाता है एक तो एंगुलर वेलोसिटी। अब वो एंगुलर वेलोसिटी हम यहां भी देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हम सर्कुलर मोशन में भी देखते हैं, जो कि Δθ/Δt के बराबर होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो Δω/Δt के बराबर होता है और ये ठीक वैसी ही कैलकुलेशन होती है जैसे कि सर्कुलर मोशन में, और यहां भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम कहते हैं कि एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय जो कंपोजिट बॉडीज हैं उनके लिए आपको सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके लिए तो पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके निकाल लेना है। बेटा एक बात याद रखना कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो तो कभी भी है ना 3D ऑब्जेक्ट में नहीं लगती है, हमेशा 2D ऑब्जेक्ट में काम करती है, हमेशा हमेशा किसमें 2D ऑब्जेक्ट में, 3D ऑब्जेक्ट में कभी भी काम नहीं करती है। तो एक तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके बारे में ये ध्यान रखना। दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ना आप लिखते हैं I = ICM + MD²। इसका मतलब कई बार क्या होता है कि हमें किसी ना किसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है और वहीं से d डिस्टेंस देख करके हम MD² प्लस करने की कोशिश करते हैं। नहीं, केवल सेंटर ऑफ मास का अगर हमें पता है तब तो हम प्लस में MD² कर सकते हैं, इसके अलावा हम कभी भी कर नहीं सकते हैं, ये याद रखना। तो जैसे रिंग हो गया, जैसे कि डिस्क हो गया, जैसे कि स्फीयर हो गया, जैसे कि सिलेंडर हो गया, इनके लिए एक एक तो आप याद कर लेना, बाकी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास में ही ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने बताया। इसके बाद टॉर्क की बात आती है। टॉर्क में हम ये कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम की बात हो, है ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो टाउ नेट = 0 होना चाहिए, और जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है उसमें एफ नेट = 0 होना चाहिए। टाउ का वैसे फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि R×F होता है। इसमें कई प्रकार के थ्योरेटिकल सवाल जो हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बता जो गेट है उसके हैंडल जो हैं वो किनारे पर क्यों बनाए जाते हैं, पास में उसके एक्सिस के पास क्यों नहीं बनाए जाते। ये सारे छोटे छोटे से सवाल जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमें आर का और एफ का करना आता है। और दूसरा जो बैलेंसिंग वाली कंडीशन है, जैसे कि वो मीटर स्केल वाला एक्सपेरिमेंट है, कई सवाल ऐसे हमारे पास आते हैं जिसमें रोड को बैलेंस कर दिया, तो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, टॉर्क निकालते हैं और टाउ नेट = कितना कर देते हैं, 0। और दूसरी बात यहीं से आती है कि अगर किसी सिस्टम पर टॉर्क 0 है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के भी सवाल आते हैं कि I ω = कांस्टेंट। कई बार क्या होता है कि I को बढ़ा देता है तो ओमेगा कम हो जाएगा। जैसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि मान ले अर्थ की सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा, तो हम कहते हैं सारी बर्फ तो पोल्स पे है, पोल्स पे बर्फ पिघल करके कहाँ आएगी, इक्वेटर पे आएगी, और इक्वेटर पे आएगी मतलब सेंटर से दूर हो गई है, सेंटर से दूर हो गई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ गया तो ओमेगा कम हो गया और जो टाइम पीरियड है वो इसमें बढ़ जाता है ना। ये ठीक ऐसे से जैसे कोई लड़की घूम रही है अपने हाथ फैला करके, वो अपने हाथ को समेट लेती है तो क्या होता है, तो हाथ को जब समेट लेती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और उसका ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसी में रोलिंग में, वैसे रोलिंग के सवाल आजकल पूछे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रोलिंग में इतनी बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम कैसे लिखते हैं, ½ I ω², ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ½ mv² जो है ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, ½ mv² और 1 + k² r²। यहाँ जो k है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, और रेडियस ऑफ गायरेशन आप कैसे लिखते हैं कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसको आप mk² के इक्वल पुट कर लो, और यहाँ जो k है ये रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपसे ये डिपेंडेंस भी कई बार पूछ लेता है कि बता रेडियस ऑफ गायरेशन किस पर डिपेंड करती है, तो आप कहना ये एक्सिस पर भी डिपेंड करती है, ये जो है वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करती है। ऐसे कई चीज़ों पर इसकी जो डिपेंडेंस है वो भी आपको पता होनी चाहिए रोटेशनल मोशन में। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा बड़े आसान से छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। जैसे किसी SHM की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो y = a sin ωt कह देते हैं, या y = a cos ωt कह देते हैं। sin ωt तो हम तब कहते हैं जब मेन पोजीशन से वो स्टार्ट हो रहा हो, और cos ωt हम तब कहते हैं जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो। एक तो वो सर्कल बना करके कुछ सवाल जैसे फेज के सवाल हो गए, है ना, वो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, वो वाले सवाल हो गए, वो तो आपको सर्कल बना करके आने चाहिए। दूसरा जैसे x = a sin ωt है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा a ω cos ωt, और एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस में a ω² sin ωt। और यहीं से हम कह देते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो -x के प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन जहां -x के प्रोपोर्शनल होता है वही हम SHM डिफाइन करते हैं। दूसरा जैसे वेलोसिटी का अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहें कि वेलोसिटी कितनी होती है, तो वेलोसिटी v = ω अंडररूट में a² - x²। यहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी तो होती है ½ kx², और जो काइनेटिक एनर्जी है वैसे तो हम ½ mv² लिखते हैं, लेकिन x की टर्म्स में क्या लिखते हैं, इसको
क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको लिखते हैं हाफ के और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हाफ के ए स्क्वायर जो है वो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। फिर अलग अलग टाइप के लिए एसएचएम के लिए टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो जैसे कहीं f इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिखा है तो वहां तो टाइम पीरियड कितना आ जाता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। किसी सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड है वो आ जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। अब ये बात याद रखना कि जो स्प्रिंग वाला पेंडुलम होता है उसमें ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बता स्प्रिंग बेस्ड एक क्लॉक है, उसको किसी सैटेलाइट में ले गए तो क्या होगा, आपका ना वो तब भी सही टाइम बताएगी। लेकिन अगर कोई सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्लॉक है उसको सैटेलाइट में ले गए तो क्या होगा, कहते हैं साहब वहां तो ग्रेविटी इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाएगा और वो उसका टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे लॉन्ग पेंडुलम वाला जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार की छोटी छोटी सी बातें। और दूसरा स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और स्प्रिंग का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका भी फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, वो भी आपको याद होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बातें याद रखेंगे तो एसएचएम के सारे सवाल हम आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद इसी में एसएचएम में ही एक बात, आपको काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के बीच में जो ग्राफ है वो भी आना चाहिए, जो कि दोनों पैराबोलिक ग्राफ होते हैं। एक सीधा पैराबोला होता है, एक उल्टा पैराबोला होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के बीच में जो ग्राफ है वो भी आना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में जो ग्राफ है वो भी आना चाहिए। इसी में एक बात और याद रखना कि एसएचएम में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो बेटा चेंज नहीं होती, उसका जो सम है वो हमेशा हाफ के ए स्क्वायर रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। एसएचएम के बाद में अगला पॉइंट आता है वेव मोशन। वेव मोशन में देखो दो तीन छोटी छोटी सी बातें, इजी सी बातें। सबसे पहले तो अगर कहीं वेव की इक्वेशन लिखे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ से इसको देख करके सबसे पहली चीज तो आप बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, इसका मतलब जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट हो रही है। जो ओमेगा है वो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालने की बात करें तो वो आ जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से वेवलेंथ निकालने की बात करें तो वो आ जाता है 2 पाई अपॉन के। यहीं से आप वेव की स्पीड भी निकाल सकते हैं, ओमेगा डिवाइडेड बाई के। इस प्रकार की छोटी छोटी सी बातें आपको वेव में पता होनी चाहिए। दूसरा, किसी सोनोमीटर वायर के लिए या किसी वायर में आपसे पूछे कि बता वेव की स्पीड क्या होती है, तो आप कहना कि वायर में जो वेव की स्पीड होती है वो अंडर रूट में टी बाई म्यू होती है। अब सबसे पहले इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो स्टैंडिंग वेव या नॉन प्रोग्रेसिव वेव के पूछे जाते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है कि दो वेव जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई सुपर इंपोज होती हैं। तो एक की इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो मुझे दूसरे की लिखनी पड़ेगी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वेशन किसी नॉन प्रोग्रेसिव वेव की या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। जैसे यहां जो इक्वेशन मैंने लिख के दी है 2a cos के एक्स और साइन ओमेगा टी। अब यहां ये जो 2a cos के एक्स है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कहना कि इसमें स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो ईच एंड एवरी पार्टिकल का सेम नहीं होता, अलग अलग एम्पलीट्यूड होता है। जहां एम्पलीट्यूड 0 है वहां तो हम कहते हैं कि वो नोड है, और जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यानी 2a है वहां हम कहते हैं कि एंटी नोड है। जैसे cos के एक्स लिखा है, अब cos में जैसे ही आप 0 डालेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी 1, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 2a। इसका मतलब यहां स्टार्टिंग में x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, एंटी नोड है। लेकिन यहीं अगर इक्वेशन में sin के x लिखा होता तो x की वैल्यू 0 डालते ही आप क्या कहते हैं कि sin 0 आ गया, इसका मतलब एम्पलीट्यूड 0 है और वहां क्या बन जाता, नोड बन जाता। तो आपको नोड की और एंटी नोड की पोजीशन बेटा पता होनी चाहिए। दूसरा, हम जानते हैं कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच में या एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाई 2 होती है, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा बाई 4 होती है। अब दूसरा, सोनोमीटर वायर से रिलेटेड कई बार आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो सोनोमीटर वायर एक वायर जिसको दोनों एंड पे आपने अगर कस दिया है तो आप कहेंगे कि इस एंड पे भी कसा हुआ है इसलिए नोड बनेगा, इस एंड पे भी कसा हुआ है इसलिए क्या बनेगा, नोड बनेगा। दोनों एंड पर अगर नोड बनता है तो आप कहेंगे कि सारे हार्मोनिक इसमें मिलेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आप कैसे बता देंगे, फ्रीक्वेंसी आप बता देंगे n/12। अब यहाँ n की वैल्यू 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 कितनी भी आप सारे हार्मोनिक इसमें देख सकते हैं। और जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी यहाँ अंडर रूट टी बाई म्यू, यानी nv/2l आपको बेसिकली करना होता है इसमें सोनोमीटर वायर के केस में। फिर दूसरा,
इसी में अगर हम वेव की स्पीड की बात करें, साउंड वेव की स्पीड की बात करें, तो हम कहते हैं कि साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो। अब वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी लिक्विड के लिए बात करें तो बल्क मॉड्यूलस बताना होगा, किसी सॉलिड के लिए बात करें तो यंग्स मॉड्यूलस बताना होगा, और दूसरा जो है वो लाप्लास करेक्शन के बाद साउंड की स्पीड इन ए मीडियम वो हो जाती है गामा पी डिवाइडेड बाय रो। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि आपसे कई बार पूछ ले कि बता प्रेशर पर डिपेंड करता है क्या, आप कहना नहीं रो पर करता है क्या, नहीं क्यों नहीं करता, क्योंकि किसी गिवन मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, गिवन मीडियम के लिए प्रेशर बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली रो भी बढ़ेगा, और प्रेशर कम होगा तो प्रोपोर्शनली रो भी कम होगा। तो फिर डिपेंड किस पर करती है, आप कहना ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। साथ में ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट है वो भी आपको इसमें आना चाहिए। उसके बाद अगर ऑर्गन पाइप की बात करें तो ऑर्गन पाइप के बेटा दो केस होते हैं, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप और एक होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें तो दोनों एंड पर एंटी नोड बनते हैं, और जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें क्या होता है, एक एंड पे वो क्लोज होती है, तो जो ओपन वाला एंड है वहां तो बनता है एंटी नोड, और जो क्लोज वाला एंड है वहां बनता है नोड। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप है ना उसमें तो आपको सारे हार्मोनिक्स मिलेंगे, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आप कैसे लिख देंगे, NV/2L लिख देंगे, और NV/2L का मतलब क्या हुआ, N की वैल्यू आप 1 2 3 4 सारे रख सकते हैं, मतलब आपको सारे हार्मोनिक इसमें मिलते हैं। लेकिन अगर वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हुई तो आपको केवल ओड हार्मोनिक्स मिलेंगे, यानी 1 3 5 7, और आपको क्या लिखना होगा, V/4L से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को 3 को 5 को 7 को एंड सो ऑन, यानी आपको केवल ओड हार्मोनिक्स इसमें मिलेंगे। तो आपको क्लोज ऑर्गन पाइप का और ओपन ऑर्गन पाइप का भी केस पता होना चाहिए। इसी में जब एंड करेक्शन की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपके पास रेजोनेंस ट्यूब है, रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, नीचे पानी भरा होता है, तो वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है। तो सबसे छोटे से छोटा आप क्या कर सकते हैं, ऊपर बने एंटी नोड और नीचे बन जाए नोड। ये डिस्टेंस कितनी हुई, λ/4, λ/4 हुई, तो जो पहली लेंथ है वो आप लिखेंगे L1 दैट इज इक्वल्स टू λ/4। लेकिन इसी में अगर मैं एंड करेक्शन शामिल कर लूं तो फिर इसको L1 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, L1 + E इक्वल्स टू λ/4। फिर दूसरी डिस्टेंस कहां जाती है, L2 + E, एंड करेक्शन शामिल करें तब इक्वल्स टू 3 λ/4, और इसमें हो सकता है आपको कोई सी लेंथ मिसिंग हो सकता है एंड करेक्शन मिसिंग हो, या हो सकता है लेमड़ा मिसिंग हो, और जब लेमड़ा आ जाएगा तो आपको स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी, इनमें से जो भी मिसिंग होगा वो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल आपसे वेव मोशन में पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल जो बीट का सवाल पूछा जाता है, बीट में एक तो आपको सिंपल दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेना होता है, दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ले लेंगे तो वो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एक अननोन ट्यूनिंग फोक है, उसके साथ जब आप डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए 250 है ना, जो नॉन फ्रीक्वेंसी है, और बीट दे दी 4, तो 250 + 4 भी कर सकते हैं, 250 - 4 भी कर सकते हैं। अब +4 करना कि -4 करना वो सवाल में गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि जो ट्यूनिंग फोर्क है उसको फाइल कर दिया कि उसको वेक्स कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी। इस प्रकार का एक सवाल आप देख लेंगे तो बड़ी आसानी से आप सारे सवाल इसके कर पाएंगे। इसी के बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। जो पिछला पॉइंट आपका था वेव्स में डॉपलर इफेक्ट बेटा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस भी आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वेव ऑप्टिक्स में अच्छे से इंटरफेरेंस आपने किया हुआ है। तो जितनी बातें ये फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूले एक बार देख लेंगे ना तो सारे सवाल आप बड़ी आसानी से सही कर पाएंगे। अगला पॉइंट इसमें आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत बेटा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम पोस्टुलेट बताते हैं इनमें, उसमें सबसे पहली बात तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको पता होनी चाहिए कि जो सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं वो सेम वेलोसिटी से या सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहे होते हैं। स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने ग्राफ से दिखाया है। इसमें हम 3 प्रकार की वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। 3 प्रकार की वेलोसिटी कौन कौन सी, एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एक आरएमएस वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, और एक मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करें तो वो अंडर रूट में 2RT/m होता है। अब कभी भी आर लगाऊं कि के लगाऊं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब आप अंडर रूट में इसको 2kT/m स्मॉल m लिखोगे तो k अगर आपने ऊपर लिखा है इसका मतलब नीचे आपको एक मॉलिक्यूल का मास लिखना है, लेकिन अगर आपने ऊपर r लिखा है तो
आपको फिर मोलर मास लिखना है। फॉर्मूला एक ही है, बाकी लिखने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं। और दूसरा आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आपको याद है, सामने लिखा है, और जो मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड है उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा फिर इसी में अगर प्रेशर की बात करें तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है, एक तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास होता है PV इक्वल्स टू nRT, और दूसरा हम यहाँ प्रेशर इक्वल्स टू लिख देते हैं 1/3 रो V RMS का स्क्वायर। ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला जो लॉ है, हम कहते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कहते हैं कि मोनो एटमिक है उसके लिए 3 होती है, जो डाई एटमिक है उसके लिए 5 होती है, क्योंकि उसमें रोटेशनल भी शामिल होती है। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT एनर्जी जो है वो उसके साथ एसोसिएट होती है। तो जो टोटल एनर्जी है वो हम कितना लिख देते हैं F/2 kT। वैसे इसमें वाइब्रेशन वाला हम शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशन के ईच मोड के साथ जो है वो kT शामिल होती है, उसमें ध्यान नहीं देना है। केवल आपको ट्रांसलेटरी और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से याद रखना है कि ईच डिग्री के साथ जो है वो kT/2 एनर्जी एसोसिएट होती है, इसीलिए टोटल एनर्जी जो है वो हम कितने लिख देते हैं, F/2 kT लिख देते हैं। और यहीं से इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो निकल करके आता है कि किसी गैस के लिए एवरेज इंटरनल एनर्जी जो है वो आती है F/2 RT। इसी में अगर हम स्पेसिफिक हीट वगैरह की बात करें तो एक तो जो टेम्परेचर चेंज वाले सवाल हैं उसमें तो हम सीधा जानते हैं कि Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T होता है, जिसमें फेज चेंज नहीं हो रहा होता है। अगर कहीं फेज चेंज भी इन्वॉल्व है तो हम लिख देते हैं Q इक्वल्स टू ml, जहां L जो है वो लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इसी में जो Cp और Cv हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। एक तो इनका जो डिफरेंस है Cp माइनस Cv वो हमेशा R के बराबर होता है, और दूसरा Cp/Cv जो है वो गामा के बराबर होता है। इसी का आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। गामा इक्वल्स टू 1+2/f होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा इसी में अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जैसे जहां फेज चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है वहां तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं N1C1T1 प्लस N2C2T2 डिवाइडेड बाई N1C1 प्लस N2C2। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है Cp का तो वहां Cp रख दीजिए, अगर Cv का निकालना है तो वहां Cv आप रख सकते हैं। और मोनो एटमिक डाई एटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पहले से जानते हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बेसिक सी बातें हैं। इसी के अलावा हीट में कुछ बातें यहाँ जो लिखी नहीं है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में, तो थर्मल एक्सपेंशन में एक तो वो वाली बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमेशा जूम करना, जो फोटोग्राफिक जूम है उस हिसाब से आप देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन को। थर्मल एक्सपेंशन के बाद दूसरा जो टेम्परेचर वाली स्केल है उनका भी बेटा एक बार फॉर्मूला देख लेना, बड़ी आसानी से आप सारे सवाल कर पाएंगे। फिर इसी में अगला जो पॉइंट है वो थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला लॉ है वो तो हमें हमेशा से याद ही होता है, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है, यानी जो टोटल हीट आप देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में और मैकेनिकल वर्क में जाती है। जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U है वो होता है N इंटू CV डेल्टा T, और वर्क डन जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए किसी प्रोसेस में अगर वर्क डन 0 है ना, जैसे कि कौन सा आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें अगर वर्क डन 0 है तो जो Q है वो सारा का सारा डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। या मान लीजिए किसी में डेल्टा U 0 है, कौन से में डेल्टा U 0 होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल में अगर डेल्टा T की वैल्यू 0 है तो Q जो है वो सारा का सारा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग प्रोसेस के लिए अगर हम वर्क डन की बात करें तो वैसे तो वर्क डन इंटीग्रेशन P.dV होता है, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस के लिए बात करें तो एक तो आइसोकोरिक के लिए तो अभी मैंने बताया कि आइसोकोरिक के लिए जो वर्क डन है वो 0 होता है। जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसके लिए तो P डेल्टा V सीधा करना होता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम कह देते हैं nRT log V2/V1, और इसी में हम कह देते हैं P1/P2। फिर तीसरा अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होता है। इसी में वर्क डन से रिलेटेड कई सवाल आपसे ये पूछ लिए जाते हैं कि बता एडियाबेटिक में वर्क डन ज़्यादा होता है कि आइसोथर्मल में वर्क डन ज़्यादा होता है। तब आप जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्सपेंशन जब कर रहे होते हैं तो आइसोथर्मल वाला ऊपर आता है, एडियाबेटिक वाला नीचे आता है। लेकिन जब आप कंप्रेशन कर रहे होते हैं तो एडियाबेटिक वाला ऊपर और आइसोथर्मल वाला नीचे। इसको देख करके आप बता सकते हैं कि एक्सपेंशन में तो किसका वर्क डन ज्यादा होता है और कंप्रेशन में किसका वर्क डन ज्यादा होता है। तो एक तो वर्क डन के कंपैरिजन के सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं। दूसरा कुछ सवाल ग्राफ बना करके या डेटा दे करके आपको, जैसे वर्क डन आपको कैलकुलेट करने के लिए डेटा दे दिया, आप W निकाल लेंगे। आपको डेल्टा U कैलकुलेट करने के लिए डेटा दे दिया, आप डेल्टा U निकाल लेंगे और पूछेगा कि बता Q क्या है, या हीट दे देगा और बताएगा कि बता डेल्टा
वैल्यू इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या है, इस प्रकार के छोटे छोटे जो सवाल हैं वो आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। और ग्राफ कन्वर्जन के छोटे सवाल आते हैं। इंजन से जो रिलेटेड सवाल हैं, इंजन की एफिशिएंसी तो आपको याद होती है कि जो आपको करना क्या होता है, एफिशिएंसी जो वर्क डन है वो डिवाइडेड बाय टोटल हीट गिवन, यानी Q1 अगर हीट ली है, Q2 हीट इसने रिजेक्ट की है, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय जो हीट उसने ली थी Q1। तो यहीं से एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। तो कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसी के बाद अगला पॉइंट जो आता है वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में सबसे पहले जो सवाल आते हैं वो तो कंडक्शन के सवाल आते हैं। तो कंडक्शन में ये ठीक वैसा ही चैप्टर होता है जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप सवाल करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या लिखते हैं कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो आता है डेल्टा V डिवाइडेड बाई R। यहाँ आप हीट करंट लिखते हैं क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है। यहाँ जो हीट फ्लो होती है वो किसकी वजह से फ्लो होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। इसीलिए आप लिखते हैं हीट करंट इक्वल्स टू डेल्टा T डिवाइडेड बाई R। लेकिन ये जो R है वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, और थर्मल रेजिस्टेंस आप लिखते कैसे हैं, L अपॉन KA। L जो है वो लेंथ है, A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और जो K है वो यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ भी सीरीज और पैरेलल की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस वैसे ही सीरीज और पैरेलल होते हैं कि अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो तो सीरीज में तो R1 प्लस R2 कर देते हैं, और पैरेलल में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ R की बजाय जो सवाल पूछा जाता है वो K इक्विवेलेंट पे पूछा जाता है, तो हम R को रिप्लेस किससे कर देंगे, L अपॉन KA से रिप्लेस कर देंगे। तो K इक्विवेलेंट के जो फॉर्मूले हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे, जो कि मैंने स्लाइड में डायरेक्टली भी लिख चुका हूँ, है ना। आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर रेडिएशन की बात करें तो एक तो किरचॉफ लॉ आता है। किरचॉफ लॉ सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वही अच्छे एमिटर होते हैं, और जो बुरे एब्जॉर्बर होते हैं वही बुरे एमिटर होते हैं। कोई चीज़ अगर कम टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर सकती है किसी रेडिएशन को, तो हाई टेम्परेचर पर उसी रेडिएशन को वो वापस एमिट भी कर सकती है। दूसरा, इसमें विंस डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है वो टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो आपको याद रखना चाहिए। और दूसरा, स्टीफन्स लॉ हम कैसे बताते हैं, कहते हैं जी स्टीफन्स लॉ में जो एनर्जी रेडिएशन की रेट है dQ बाई dt जो है वो बराबर होती है किसके, a सिग्मा t की पावर 4, है ना। और दूसरा, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसमें भी आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो टेम्परेचर डिफरेंस है किसका, बॉडी का और सराउंडिंग का, उसी के प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ कूलिंग। जो स्टीफन्स लॉ है उसमें दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो dQ बाई dt पे, तो वो तो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर dt बाई dt यानी टेम्परेचर लॉस की रेट पूछ ले तो उसमें बाई ms भी करेंगे, और जो मास है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। तो एरिया बाई वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, टेम्परेचर लॉस की रेट, और एरिया की प्रोपोर्शनल होती है किसकी, हीट लॉस की रेट जो है वो इसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से रिलेटेड। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हालांकि कन्वेक्शन के सवाल आते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कन्वेक्शन में सिंपल से आपको 2-3 थ्योरेटिकल बातें याद रखनी होती है ना। उसमें ऐसे सवाल पूछ लेता है कि बता एसी को रूम में ऊपर क्यों लगाते हैं, हीटर को रूम में नीचे क्यों लगाते हैं, है ना, कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो बता क्या कन्वेक्शन हो पाता। आप कहते ग्रेविटी नहीं होती तो कन्वेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल जो है वो कम डेंसिटी की वजह से ऊपर और ज़्यादा डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल उसमें हम करते हैं। अगला बेटा पॉइंट आता है फ्लूइड एंड इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी में से जो सवाल आते हैं, इलास्टिसिटी में सबसे पहले तो अगर यंग्स मॉड्यूलस की बात करें या किसी भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, तो एक तो इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनमें डिक्रीमेंट होता है, और दूसरी बात ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन होते हैं। तो यंग्स मॉड्यूलस अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, F अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल्टा L अपॉन L। वैसे ही आपको बल्क मॉड्यूलस अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कि यहाँ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V, तो ये V जो है वो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। यहीं से एक चीज़ हम और बताते हैं कि जो बल्क मॉड्यूलस का इन्वर्स है उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अब देखो यंग्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है, इससे जो यंग्स मॉड्यूलस से सवाल आते हैं, इसी से सवाल आते हैं। अब कभी आपको यंग्स मॉड्यूलस लेकर के फोर्स पूछ लेगा, कभी फोर्स देकर के डेल्टा L पूछ लेगा, है ना। इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछे जाते हैं।
और तीसरा जो है वो इसी में स्टोर्ड एनर्जी की अगर बात करें तो स्टोर्ड एनर्जी आप कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और इसी में अगर हम वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम में देखें एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो आ जाएगा क्या, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेस को तो आप क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन को लिख सकते हो डेल्टा एल बाई एल। इसी को आप चेंज कर करके जैसे कभी यंग्स मॉड्यूलस की टर्म्स में लिख लिया, कभी ओनली स्ट्रेस की टर्म्स में लिख लिया, कभी ओनली स्ट्रेन की टर्म्स में लिख लिया, आप इसको चेंज कर करके अलग अलग फॉर्मूले इसमें बना सकते हैं। ये कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताई। अब दूसरा इसमें सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो तो आप कहते हैं कि यूनिट लेंथ पे जो लगने वाला फोर्स है उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, एफ बाई एल। और दूसरा इसी में सरफेस टेंशन जो है वो एक्सेस प्रेशर की इसमें बात करते हैं तो एक्सेस प्रेशर हम कहते हैं कि सोप बबल की अगर बात है तो सोप बबल में तो 4T अपॉन आर होता है क्योंकि उसमें 2 सरफेस होती हैं। लेकिन किसी लिक्विड ड्रॉप के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2T बाई आर होता है क्योंकि उसमें सिंगल सरफेस है। अब इसी में कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि एक बबल अगर पानी के अंदर है तो कितनी सरफेस फ्री हुई, एक सरफेस, तो उसमें जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना बनेगा, 2T बाई आर बनेगा। अब इसी में कई बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक ट्यूब है, एक छोटा बबल है, एक बड़ा बबल है, तो बता क्या होगा, आप कहना छोटे वाला बबल और छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो है वो एयर चली जाएगी। एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड, इसी में एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड ही एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि 2 बबल मिल गए, बीच में एक कॉमन सरफेस बन गई, उस कॉमन सरफेस की रेडियस बता, तो आप कहेंगे कि 4T बाई आर इक्विवेलेंट वाला इक्वल्स टू 4T बाई R1 माइनस 4T बाई R2। इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। दूसरा इसी में जो कैपिलरी राइज वाला फॉर्मूला है, कैपिलरी राइज वाला फॉर्मूला कि कितनी हाइट तक राइज होगा, है ना, उस हाइट का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, H इक्वल्स टू होता है 2T cos थीटा अपॉन R रो G। अब इसी में कभी कभी इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी कर देगा तो आप कहना टॉप तक राइज होगा, उसके आगे जो है वो कभी भी राइज नहीं होगा। तो कैपिलरी राइज में कभी R दे के H पूछ लेगा, S दे के R पूछ लेगा, कभी ये कह देगा कि बता सरफेस टेंशन बढ़ने से क्या होगा, और कभी कहेगा डिटर्जेंट मिलाने से सरफेस टेंशन बढ़ गया, तब बता क्या होगा। इस प्रकार के छोटे छोटे से फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा अब इसमें बुएंसी फोर्स की बात करते हैं तो बुएंसी फोर्स होता है V इंटू रो इंटू जी। V कौन सा, वो वॉल्यूम जो इमंस है, वो वॉल्यूम जो डूबा हुआ है, किसका, ऑब्जेक्ट का, लेकिन रो किसका, रो लिक्विड का, और जी तो हम जानते ही हैं। और बुएंसी फोर्स की वजह से कौन फ्लोट करेगा, कौन डूब जाएगा, तब आप कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम है तो फ्लोट करता रहेगा। कितना जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के अंदर रहेगा उसका, या कितना पार्ट लिक्विड के अंदर रहेगा, तो आप कहते हैं वी इन बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू रो डिवाइडेड बाई सिग्मा। इस प्रकार का कितना अंदर रहेगा कितना बाहर रहेगा। इसी में एक चीज और कि जैसे मान लीजिए एक गुटका फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर एक सिक्का रखा है, ये सिक्का अगर अंदर चला जाए तो लेवल राइज होगा, फॉल होगा, या बर्फ तैर रही है, बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा। एक बात इसमें सीधा सा कंसेप्ट याद रखना बेटा, जो ऊपर से चीज गिरी है अगर वो डूब गई तो उस केस में तो क्या होगा, जो मेन लिक्विड है वो फॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डूब गई, उसकी डेंसिटी कम ज्यादा थी, कम वॉल्यूम गिरा उसने, इसलिए वो डूब जाएगा। ज्यादा डेंसिटी वाली जो चीज डूब जाती है तो लेवल गिर जाएगा, लेकिन अगर वो फ्लोट ही करती रहती है लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आइस फ्लोट कर रही है, आइस क्या बना, पानी, सेम डेंसिटी का है, इसका मतलब लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। लकड़ी के बॉक्स पे दूसरा लकड़ी का बॉक्स रखा है, वो बॉक्स गिर करके पानी में तैरने लग गया तो भी लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन सिक्का रखा है, वो पानी में डूब गया तो आप कहना कि लिक्विड का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल, और गुटका थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरा विस्कस फोर्स की अगर बात करें तो विस्कस फोर्स होता है नीटा ए डीवी बाई डी, और दूसरा जो स्टोक्स लॉ से हम बताते हैं वो आता है 6 पाई नीटा आरवी। 6 पाई नीटा आरवी के केस में ही हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे बता देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बताने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम याद रखना चाहें तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ लिख करके दिया है, वो आप याद कर सकते हैं। टोटल फोर्स बैलेंस करने से ये फॉर्मूला आता है। ये एक क्विक रिवीजन बेटा हमने अलग अलग फॉर्मूलाज का दिया। ये सारे फॉर्मूले एक बार आप जल्दी से देख करके अपने मन में बोल करके साथ साथ बोल करके अगर रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल हो जाएंगे। एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा करें, थैंक यू।